चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। देखो, जर्नल प्रॉपर के बारे में कल हमने समझा था कि जो ट्रांजेक्शंस बाकी कोई भी बुक में न किए जाते हो ना, परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, किसी में भी जो ट्रांजेक्शंस नहीं आते हो, तो वो सभी ट्रांजेक्शंस, वो सभी एंट्रीज ये जर्नल प्रॉपर बुक में होती है। ऐसा हमने समझा था ना, और उनके दो क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। आज हम लोग उसमें ही फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखें। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन जर्नल प्रॉपर ऑफ राकेश, कि राकेश की बुक में हमें ये एंट्री करनी है। यहाँ पर भी हमें जर्नल एंट्रीज ही करनी है ना, सभी ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं। तो एक एक करके समझना अब इन ट्रांजेक्शंस को, कि जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है, ऊपर हेडिंग लगा देंगे जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री राकेश, और आपको सब में ये क्वेश्चन लिखने की जरूर नहीं है। आपको पता है ना, जैसे जर्नल एंट्री करते हैं, तो वैसे जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग हम लोग ये सब एंट्रीज करते जाएंगे। कि जैसे कि सबसे पहली एंट्री दी गई है, गिव गुड्स ऑफ 5000 टू अनाथ आश्रम, कि 5000 का सामान हमने अनाथ आश्रम में दिया। तो एक चीज यहाँ पे समझो कि अनाथ आश्रम में दिया ना, मतलब इसके लिए डोनेशन अकाउंट बनता है। क्या बनता है? डोनेशन, डोनेशन अकाउंट या तो डोनेशन एक्सपेंस अकाउंट, जो भी नाम लिखो उसमें। तो डोनेशन अकाउंट अगर तैयार होता है ना, तो उनके हिसाब से ये डोनेशन वो एक तरह का हमारा एक्सपेंस कहलाया, खर्चा ही हुआ ना ये। और एक्सपेंस हमेशा कहाँ पे आता है? डेबिट में। जो हम सेकंड चैप्टर से ये गोल्डन रूल्स देखते आ रहे हैं, तो उस रूल के हिसाब से एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आता है ना, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो कोई भी एक्सपेंस या लॉस हो तो उसे डेबिट में लिखते हैं। मतलब यहाँ पे जो डोनेशन अकाउंट बनेगा, वो डोनेशन अकाउंट कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। और डोनेशन के बदले में क्या दिया? डोनेशन में क्या दिया हमने? तो हमने गुड्स दिए हैं, कैश नहीं दिया है, गुड्स। अगर कैश दिया होता ना, तो उसकी एंट्री यहाँ पे करते ही नहीं हम लोग, क्योंकि जर्नल प्रॉपर बुक में कैश की एंट्री थोड़ी आती है। कैश की एंट्री तो कैश बुक में होती है ना, ठीक है ना। तो वो एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे हमने गुड्स दिए है ना, तो उसके लिए भी एक रूल जो हम लोग फोर्थ चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, कि कोई भी तरह से अगर गुड्स हमारा जाता हो ना, कोई भी तरह से अगर हमारा गुड्स बिजनेस के बाहर जाता हो, कि जैसे यहाँ डोनेशन में गुड्स दिए, गुड्स जल गए, गुड्स चोरी हो गए, फ्री सैंपल में हमने गुड्स बांटे हैं, कोई भी तरह से अगर गुड्स जा रहे हैं हमारे, गेव गुड्स, तो उसमें बनता है परचेस अकाउंट। क्या बनता है? परचेस अकाउंट। और वो परचेस अकाउंट हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं। याद करो, चैप्टर 4 में भी ये बात मैंने बहुत ही खास समझाई थी और बोला था कि इसे हमेशा याद रखना, कि जब भी गुड्स हमारे बिजनेस के बाहर जाते हो ना, कोई भी तरह से, भले चोरी होकर, जल जाते हो, डोनेशन देते हो, फ्री सैंपल में, कोई भी मेथड, पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हो, कि अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं ना, तो उसे हम लोग परचेज अकाउंट करके लिखते हैं, परचेज अकाउंट क्रेडिट में। सिंपल समझो ना, सेल ना किया हो, सेल के अलावा अगर गुड्स बाहर जाते हो, तो उसमें परचेज अकाउंट बनता है। अगर सेल किया है तो सेल अकाउंट ही बनेगा, ठीक है ना। सेल न किया हो फिर भी अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं ना, जैसे ये डोनेशन दिया, सेल थोड़ी किया, डोनेशन दिया हमने, तो इसलिए उसमें सेल अकाउंट नहीं, उसमें परचेस अकाउंट बनेगा, और वो परचेस अकाउंट हमेशा क्रेडिट में आएगा। तो इसलिए इस जर्नल एंट्री में दो अकाउंट बनेंगे ना, एक बनेगा डोनेशन अकाउंट जो डेबिट में लिखेंगे, और दूसरा बनेगा परचेस अकाउंट, गुड्स दिया ना, तो दूसरा बनेगा परचेस अकाउंट जो क्रेडिट में लिखेंगे। तो इसलिए उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कि डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ओके, बीइंग में तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, कि जैसे यही क्वेश्चन ही लिख दें कि गुड्स गिवन टू अनाथ आश्रम, और अमाउंट में कितना? तो 5000। डेबिट क्रेडिट दोनों में 5000 लिखेंगे। बराबर, एंट्री समझ में आ गई ना। डोनेशन एक्सपेंस है, इसलिए डोनेशन अकाउंट डेबिट, और टू परचेस अकाउंट, कि हमने गुड्स दिए इसलिए ये परचेस अकाउंट क्रेडिट में। समझ आइए पहली एंट्री। अब ऐसे ही इसमें दूसरी एंट्री, हर एक एंट्री के लिए बेटा पर्टिकुलर रूल्स हैं, तो वो रूल्स अच्छी तरह से माइंड में रखना, ठीक है। और ये रूल्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कि जैसे सेकंड चैप्टर से सीखा, जैसे फोर्थ चैप्टर में सीखा, नहीं भी हो ना, तो पहले के चैप्टर रिवाइज करो,
क्योंकि वो रूल्स अगर माइंड में होंगे ना तो आपको अकाउंट खाली 11th स्टैंडर्ड में नहीं, आगे 12th स्टैंडर्ड जब आप कॉलेज में भी करोगे, अगर सीए भी कर रहे हो, तो हर जगह पे अकाउंट के यही रूल्स हैं। ये अकाउंट के रूल्स आपके जिंदगी भर बदलने वाले नहीं हैं, इसलिए ये रूल्स माइंड में पक्के बैठने चाहिए आपके। ओके, तो अब ये ध्यान देना, जैसे कि ये सेकंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ 4000 एज फ्री सैंपल, कि यहाँ पे 4000 के गुड्स फ्री सैंपल में हमने दिए, यहाँ पे भी गुड्स ही दिए ना, तो देखो ये भी वही रूल बनेगा ना हमारा, कि हमने अगर गुड्स दिए हैं मतलब इसमें भी परचेज अकाउंट बनेगा, और परचेज अकाउंट हमेशा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। ठीक है, यहाँ पे गुड्स दिए ना, भले फ्री सैंपल में दिए, गए तो हमारे गुड्स, कैश तो गया नहीं है, गुड्स गए मतलब परचेस अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग। ओके, और फ्री सैंपल में दिए ना तो ऐसा अकाउंट मत बना देना फ्री सैंपल अकाउंट, ऐसे कोई अकाउंट नहीं बनता है। उसके लिए क्या बनेगा, फ्री सैंपल में दिए मतलब हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए हैं, उसके लिए बनता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। क्या बनता है उसके लिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है तो उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। ठीक है ना, या तो सिंपल भी हमें पता है कि अगर ये गुड्स गए तो उसके लिए परचेस अकाउंट अगर क्रेडिट में आएगा तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट में आएगा। तो इसलिए इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी सेकंड में कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फ्री सैंपल में दिया ना, इसीलिए फ्री सैंपल अकाउंट मत लिखना, फिर से बोल रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ठीक है, गुड्स गए इसलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट में। अमाउंट कितनी, तो अमाउंट 4000 ही लिखेंगे, दोनों के सामने डेबिट और क्रेडिट दोनों में ये 4000 लिखे जाएंगे ना। ओके, क्लियर हुआ ये भी। अब ऐसे ही इसमें ये थर्ड वाला दिया हुआ है कि जिसमें लिखा हुआ है कि विड्रॉ गुड्स ऑफ 8000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। अब यहाँ पे भी है विड्रॉ गुड्स, मतलब गुड्स लेके गए, हमें कहाँ पे लेके गए हम लोग, तो पर्सनल यूज के लिए लेके गए, भाई घर के खर्चे के लिए या तो घर के काम के लिए हम लोग गुड्स लेके गए हैं। ओके, तो यहाँ पे भी वही रूल है, इसमें भी वही रूल आया कि गए तो हमारे गुड्स ही, अगर हमारे गुड्स जा रहे हैं भले पर्सनल यूज के लिए, गुड्स जा रहे हैं तो इसमें भी कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेस अकाउंट बनेगा। इसमें भी कौन सा, परचेस अकाउंट तैयार होगा, और वो परचेस अकाउंट भी कहाँ पे आएगा, तो हमेशा क्रेडिट में ही। ठीक है, गुड्स जा रहे हैं तो परचेस अकाउंट क्रेडिट में। तो डेबिट में क्या लिखेंगे कि देखो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं ना, तो पर्सनल यूज मतलब कि ड्राइंग अकाउंट कहलाता है। पर्सनल यूज को हम लोग कौन सा अकाउंट कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट, है कि नहीं, कि कोई भी घर के खर्चे के लिए कुछ भी लेके जाते हो तो उसके लिए हमेशा ड्राइंग अकाउंट बनता है। मतलब कि एंट्री क्या आ जाएगी उसकी, कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट तो हमेशा डेबिट में ही आता है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू परचेस अकाउंट, गुड्स लेके गए ना तो इसलिए टू परचेस अकाउंट लिखेंगे, बरोबर। और अमाउंट कितनी, तो ये 8000 का गुड्स लेके गए तो अमाउंट में ये 8000 ही लिखेंगे हम लोग। ओके, समझ में आया, देखो ये तीनों एंट्रीज हो गई है, कि भले जो है वो डोनेशन में गुड्स दिए हो, कि फ्री सैंपल में दिए हो, कि पर्सनल यूज के लिए लेके गए हो, कहीं पे भी गुड्स जाए मतलब परचेस अकाउंट क्रेडिट में लिखना है, बाकी की चीजें डेबिट में। ओके, अब ऐसे ही देखो इसमें फोर्थ वाले एंट्री, अब इसमें ऐसा दिया हुआ है कि परचेस फर्नीचर ऑफ 3000 बाय गिविंग गुड्स ऑफ 2800, कि यहाँ पर 3000 का फर्नीचर खरीदा और उसके बदले में 2800 के गुड्स दिए। अब देखो यहाँ पर भी गुड्स जा रहे हैं, है कि नहीं, यहाँ पे भी जा तो हमारे गुड्स ही रहे हैं ना, भले फर्नीचर खरीदा उसके बदले में कैश नहीं दिया है, उसके बदले में सामान दे दिया हमने, 2800 रुपए का सामान दे दिया हमने, तो यहाँ पे भी हमारे गुड्स जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी बनेगा हमारा परचेस अकाउंट। ये सेल थोड़ी किया हमने, ठीक है, 2800 का सामान दिया तो क्या हमने सेल किया, हमने बेचा उसको, नहीं ना, सेल नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट नहीं बनेगा। और अगर सेल के बिना गुड्स जा रहे हैं तो क्या बनता है, परचेस अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे हमारा परचेस अकाउंट बनेगा और वो परचेस अकाउंट हमेशा क्रेडिट में आएगा, परचेस अकाउंट क्रेडिट में। तो डेबिट में क्या लिखेंगे फिर, तो डेबिट में जो खरीदा उसका नाम लिखो, क्या खरीदा आपने, तो परचेस फर्नीचर,
फर्नीचर खरीदा ना हमने, तो इसलिए डेबिट में लिखा जाएगा क्या, फर्नीचर अकाउंट। सही बात है ना, कि हमने गुड्स दिए तो इसलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट में, और फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। और अमाउंट क्या लिखें, 3000 लिखें कि 2800 रुपए लिखें? तो ऐसे वक्त अमाउंट वो लिखते हैं कि हमारा कितना गया, खाली वो अमाउंट लिखो। फर्नीचर भले 3000 का था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने गुड्स कितने के दिए, तो 2800 को ही दिए ना, मतलब हमारे तो खाली 2800 रुपए ही गए ना, है कि नहीं। गुड्स की जगह अगर कैश भी देते तो भले ना 3000 का फर्नीचर हो, हमने अगर 2800 ही दिए तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमें तो फर्नीचर 2800 में ही पड़ा। हम तो यही लिखेंगे ना, कि हम लोग सबको ये कहेंगे कि नहीं नहीं फर्नीचर तो हमने 3000 में खरीदा, ऐसा कहेंगे नहीं ना, 2800 ही कहा जाएगा ना उसे। तो इसलिए 3000 का भले फर्नीचर है, वो 3000 कहीं पे नहीं लिखना है हमें। हमारा गुड्स कितना गया, तो 2800 रुपए का गया, तो हमें खाली वही लिखना है उसमें, है कि नहीं। और यहाँ पे कोई डिस्काउंट भी नहीं आएगा, हम कैश थोड़ी दे रहे हैं। कैश दें तो डिस्काउंट करके लिखे ना, ऐसे मत लिखना कि 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, ये कोई डिस्काउंट नहीं है। हमने कैश थोड़ी दिया जो डिस्काउंट मिले। तो इसलिए यहाँ पर एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। फर्नीचर खरीदा इसलिए वो डेबिट में, और सामने गुड्स दिए तो इसलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट में। और अमाउंट लिखेंगे सिर्फ 2800 रुपए की, डेबिट क्रेडिट दोनों में 2800, क्योंकि हमारे गुड्स सिर्फ 2800 के ही गए हैं इसीलिए। बरोबर, आई बात समझ में। अब ऐसे ही उसके बाद फिफ्थ वाले एंट्री है कि यहाँ पे दिया हुआ है गुड्स ऑफ 7000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 5500। अब ये भी गुड्स की एंट्री है कि 7000 के गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, कि आग में जल गए। अब ये एंट्री इंपॉर्टेंट टिक कर लो, मैंने जब 4 चैप्टर था ना, तब उस वक्त भी मैं ये एंट्री इंपॉर्टेंट टिक करवा रहा था, क्योंकि यही एंट्री, ये सेम एंट्री, बस खाली अमाउंट बदलती है। ये सेम एंट्री चैप्टर 4 में जब जर्नल एंट्री करते थे तब भी यही एंट्री आती थी। तब भी मैंने आपको स्पेशल रूल्स बताए थे, और यहाँ पे भी वैसे ही रूल से करेंगे हम लोग। कि समझो 7000 का सामान है जो आग में जल गया, और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम 5500 का मिला। 7000 में से 5500 रुपए का क्लेम मिला हमें, बाकी का तो नुकसान ना, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी ने 5500 रुपए दिए, तो बाकी के 1500 रुपए तो वो तो हमारा नुकसान हो गया ना फिर, है कि नहीं। तो इसमें भी देखो हमारे गुड्स जा रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि भले ना वो आग में भी क्यों ना जल जाते हो, भले डिस्ट्रॉय बाय फायर गए तो हमारे गुड्स है ना। अगर गुड्स जा रहे हैं तो क्या करते हैं, परचेस अकाउंट क्रेडिट में लिखते हैं। गुड्स जा रहे हैं तो परचेस अकाउंट क्रेडिट में, बाकी सब चीजें डेबिट में लिखते हैं। ऐसे याद रखो ना, गुड्स जाए तो परचेस अकाउंट क्रेडिट, बाकी सब चीजें डेबिट। तो यहाँ पे भी गुड्स जा रहे हैं तो इसलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। कितने गुड्स गए हमारे, तो टोटल 7000 हमारे गुड्स गए। 7000 रुपए के गए ना गुड्स, तो इसलिए परचेस अकाउंट के सामने तो लिख देंगे 7000 रुपीज, कि टोटल 7000 रुपए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ओके, कि हमारे गुड्स गए ये 7000 रुपए के। और उसके बाद बाकी की सभी चीजें हम लोग डेबिट में लिखेंगे। कि जैसे डेबिट में पहला क्या लिखें कि इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिए हमें, 5500 दिए ना, तो इसलिए पहला लिखा जाएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 5500 रुपीज। और बाकी का 1500 का लॉस हो गया ना, बाकी के 1500 कंपनी ने दिए ही नहीं, तो वो तो हमारा नुकसान ना, पूरा आग में जल गया वो नुकसान। तो दूसरा लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, वो भी डेबिट में ही ना, कि लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट कितना, तो वो 1500। और डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वली होना चाहिए ना, कि ये 5500 प्लस 1500 तो 7000 रुपीज हुआ ना, बरोबर ना। इसलिए ये पूरी एंट्री क्या हो गई नंबर 5 की, कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 5500 रुपीज, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 1500 रुपीज, टू परचेस अकाउंट, कि टू परचेस अकाउंट कितना लिखेंगे, 7000 रुपीज। ठीक है, कि इंश्योरेंस कंपनी ने 5500 दिया वो डेबिट में, जो लॉस हुआ 1500 का वो भी डेबिट में, और पूरा सामान गया हमारा
7,000 का। भले इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए ना, बाकी गया तो हमारा सामान पूरा 7,000 का ही ना, तो क्रेडिट में तो पूरे 7,000 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात है, ये ध्यान रखना। और सिंपल सा रूल ध्यान रखा करो ऐसी जर्नल एंट्री के लिए, कि उसमें परचेस अकाउंट आएगा हमेशा क्रेडिट में और बाकी की चीजें आएगी डेबिट में। ओके, देखो उसके बाद फिर 6 वाली एंट्री है कि an amount of 2000 is receivable from निराली which cannot be received now। हाँ, अब ये हुआ एक कि भाई 2000 की अमाउंट जो निराली से रिसीवेबल मतलब कि मिलने वाली थी, which cannot be received now, कि अब नहीं मिलेगी। कैसे? वो निराली ने जैसे हाथ ऊपर कर दिए कि अब भाई पैसे नहीं है हमें, मैं भाई पैसे नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा नुकसान हो गया ना। और उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, जो चैप्टर 1 से हम लोग ये सीख रहे हैं अकाउंटिंग के, ये चीजें मत भूलो बेटा, मैं ये बार बार आपको टोकता रहूंगा, इन चीजों को कभी मत भूलना। कि जब कोई पैसे मिलने वाले हो और अब वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो डूबे हुए पैसे होते हैं हमारे, पैसे डूब गए ना, ये हमारे 2,000 रुपए के अब नहीं मिलने वाले, तो ये जो डूबे हुए पैसे हैं ना, उन डूबे हुए पैसे को हम लोग कहते हैं बेड डेब अकाउंट। क्या कहते हैं उसके लिए वर्ड, बेड डेब कहते हैं ना। बेड डेब मतलब डूबे हुए पैसे, कि जैसे यहाँ निराली से 2,000 रुपए मिलने वाले थे लेकिन अब वो मिलने वाले नहीं है, कि वो पैसे डूब गया, वो नहीं देगी। तो ये हमारा क्या कहलाया, बेड डेब कहलाया। ध्यान रखना है, इसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है, बेड डेब। ये बेड डेब हमारा एक तरह का लॉस है, एक तरह का नुकसान है। 2,000 रुपए का नुकसान हो गया ना, मिलेंगे ही नहीं हमें, है कि नहीं? तो ये लॉस हो गया हमारा। तो इसलिए बेड डेब अकाउंट डेबिट, लॉस हमेशा डेबिट में ही लिखते हैं। तो बेड डेब अकाउंट डेबिट टू, टू निराली अकाउंट, यहाँ पे टू लिखेंगे, हाँ मैं लिखना भूल गया शायद, क्रेडिट होता है तो टू करके लिखते हैं ना, कि टू निराली अकाउंट, है कि नहीं? किससे नहीं मिले, तो निराली से अब नहीं मिलेंगे ना पैसे, तो इसलिए क्रेडिट में उसका नाम लिखेंगे। बरोबर, तो ये सिंपल सी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी इसमें, कि हमें 2,000 का नुकसान हो गया, तो उसके लिए लिखेंगे बेड डेब अकाउंट डेबिट टू निराली अकाउंट, अमाउंट में कितना, तो वही 2,000 रुपीज। बरोबर, समझ आई ये बात? ये वर्ड ध्यान रखना बेटा, हम लोग हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो डूबे हुए पैसे हमारे हो तो उसके लिए वर्ड क्या लिखते हैं, बेड डेब लिखते हैं। ठीक है, और ये बेड डेब हमेशा डेबिट में ही आएगा क्योंकि ये हमारा नुकसान है इसीलिए। ओके, फिर उसके बाद ये 7th वाली एंट्री है कि उसके ऊपर है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹800। मशीन पे 800 रुपए का डेप्रिसिएशन गिनना है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, ये भी स्टार्टिंग में ये टर्म आया था, एक पहले चैप्टर में ये टर्म समझा था, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मतलब ये कहलाता है कि कोई भी जो हमारी एसेट हो ना, कोई भी तरह की एसेट हो, तो उस एसेट के ऊपर हर साल जो थोड़ी थोड़ी वैल्यू उसकी कम होती जाती है ना, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते है कि नहीं? कि आप जब मशीन, कोई नई मशीन खरीदते हो, तो नई मशीन समझो आपने 50,000 रुपए की खरीदी, लेकिन 5 साल बाद जब आप लोग उसे बेचने जाओगे तो क्या पूरे 50,000 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। भले आपने 5 साल वो मशीन यूज नहीं भी की हो ना, एकदम पैटी पे एकदम नई मशीन पड़ी हुई है, फिर भी आपको उसके पूरे पैसे नहीं मिलते। हर साल ऐसी एसेट की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, और ये जो वैल्यू कम होते जाना उसे हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे वही है कि मशीन के ऊपर 800 रुपए का डेप्रिसिएशन गिनना है हमें। ठीक है, कि मशीन की वैल्यू इस साल 800 रुपए कम हो गई, बिजनेसमैन खुद ही ऐसा ये डेप्रिसिएशन खुद ही काउंट करते हैं। ये आप लोग आगे के चैप्टर्स में सीखोगे इसके बारे में। तो डेप्रिसिएशन वो क्या कहलाता है, ये हमारा एक तरह का लॉस है। डेप्रिसिएशन नुकसान हुआ ना, हर साल वैल्यू कम होती जाती है मशीन की या कोई भी एसेट की, तो इसका मतलब ये एक तरह का लॉस हुआ हमारा। और अगर डेप्रिसिएशन लॉस है तो उसको हमेशा कहाँ पे लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा, क्योंकि लॉस या एक्सपेंस वो हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। तो इसलिए एंट्री आएगी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। टू क्या करेंगे, मशीन अकाउंट की, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन गिना, मशीनरी पे ना, तो इसलिए टू मशीन या तो मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और कितना गिना, तो 800 रुपए गिना हमने।
बरोबर, ऐसा लिखा जाएगा ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 800 रुपीज। क्लियर। और उसके बाद ये 8th वाली एंट्री दी गई है, उसमें दिया हुआ है कि सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ मार्च इज अनपेड रुपीज 7800, कि यहाँ पर मार्च मंथ की सैलरी जो 7800 रुपीज है वो अनपेड है। अनपेड मतलब के पे करना बाकी है, अभी पे नहीं किया है। भाई मंदी चल रही थी, अभी पैसे नहीं थे, तो इसलिए मार्च महीने की जो सैलरी थी ना 7800 रुपए, वो हमने पे की नहीं है, अगले महीने देंगे। तो ये क्या कहलाती है पता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाती है। अगर सैलरी पे करना बाकी है, कुछ भी, अगर कोई भी एक्सपेंस पे करना बाकी है या कोई भी तरह की इनकम अभी मिलना बाकी है, तो कुछ भी बाकी हो ना, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या लिखते हैं हम लोग? आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। और यहाँ पर कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग हो ना, किसी को देना अगर बाकी हो ना, तो वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। वो हमारे लिए क्या हुई? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या? हमारी जवाबदारी हो गई कि यहाँ पर 7800 रुपए की सैलरी पे करना बाकी है, तो बाकी है मतलब हमारी जवाबदारी है ना कि हम लोग 7800 रुपए की सैलरी पे करेंगे। सही बात क्या नहीं? और कोई भी तरह की लायबिलिटी हो ना, तो वो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं। लायबिलिटी जर्नल एंट्री में हमेशा कहाँ लिखी जाती है? क्रेडिट में। और डेबिट में, तो डेबिट में ये सैलरी लिखेंगे। सैलरी वो क्या है? हमारा एक्सपेंस है ना, तो इसलिए इसकी एंट्री क्या होगी पता है? इसकी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या पे कर रहे हैं? सैलरी पे कर रहे हैं ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। देखा, दोनों में सैलरी ही आएगा, क्योंकि कैश तो हमने दिया ही नहीं है ना, पे करना बाकी है, कैश थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे कुछ। और वैसे भी जर्नल प्रॉपर में कैश तो लिखा ही नहीं जाता बिल्कुल भी, तो इसलिए एंट्री हो जाएगी कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। है कि नहीं? कि सैलरी 7800 रुपए की पे करना बाकी है हमें। बरोबर, ध्यान रखना है इसे। सैलरी एक्सपेंस है इसलिए उसे डेबिट में लिखा, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी वो हमारी लायबिलिटी हो गई कि हमें पे करना बाकी है, इसलिए वो सैलरी क्रेडिट में लिखी हमने। ठीक है, अमाउंट कितनी? तो अमाउंट 7800 ही लिखेंगे हम लोग कि मार्च महीने की सैलरी पे करना बाकी है। ओके, ध्यान आया? ये जर्नल प्रॉपर बुक कैसे बनानी है समझ में आ रहा है ना? तो आज ये क्वेश्चन समझा हमने, अब ऐसे ही इनके दूसरे क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियोस में समझेंगे। ओके, थैंक यू।